नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का 13वां वीडियो। 12 वीडियो आपको दे चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी नेट JRF सेट की दृष्टि से। इस वीडियो में हम अमीर खुसरो का परिचय देखेंगे और इसमें कुछ फुटकल रचनाएं हैं, उसके बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विस्तार पूर्वक अध्ययन दिया हुआ है उनके ग्रंथ में। तो क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि जब हम नेट JRF सेट की तैयारी करते हैं तो कुछ हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, डॉक्टर नगेंद्र हुए, इसके अलावा बच्चन सिंह हुए और भी जो अन्य विद्वान हैं, तो उनके इतिहास ग्रंथ के अध्ययन के बिना हमारी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। क्योंकि जो NTA नेट JRF का पैटर्न है, प्रश्न देने का जो तरीका है वो उनका बदल चुका है। बहुत ही गहराई और डीपली प्रश्न देते हैं, तो इसलिए हमें इनका अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। यदि आप कंटिन्यू अध्ययन पढ़ नहीं सकते हैं तो ओनली आप वीडियो ही देखेंगे, उतने में ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का विस्तृत अध्ययन। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है कि वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। उनका कहने का अर्थ ये है कि जो वीर गाथा काल था, आदिकाल, तो उसके अंत तक क्या बहुत कुछ असली बोलचाल, यानी कि जो स्थानीय बोलचाल थी और उनके बीच कहे सुने जाने वाले जो पद्य थे, उनकी भाषा का असली या जो सही रूप था उसका पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इससे पहले अब यहाँ जो अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि इनके पहले जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया गया है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं गया है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। इसके अलावा पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में पाया गया है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने का तात्पर्य ये है कि जो संक्षिप्त जानकारी थी, जो कुछ गीत थे, पद्य थे, तो उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किसी ने नहीं किया है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पुराने चावल बड़े लोगों को खाने योग्य या उनकी योग्य समझा जाता है, इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो है उनको संरक्षित किया गया है, जबकि जो स्थानीय बोलचाल की जो पद्य गीत रचनाएं थी उनको किसी ने भी सुरक्षित और संरक्षित नहीं किया है। सिर्फ अमीर खुसरो और विद्यापति की ही कुछ ऐसी पद्य गीत मिले हैं जिससे कि स्थानीय बोलचाल का ठीक तरीके से पता चलता है। आगे उन्होंने बताया है कि पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख्य प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार का नमूना विद्यापति की पदावली में भी मिलता है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश, भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अब हम देख लेते हैं खुसरो। तो यहाँ खुसरो के बारे में काफ़ी विस्तृत दिया गया है। पृथ्वीराज की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ संवत में दिया है 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की थी। तो यहाँ दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो समय दिया है वो संवत में दिया है, और जब इसमें आप 57 माइनस और प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? संवत और सन दोनों में आएगा।
1240, इसमें आप यदि 57 माइनस कर देंगे तो ये सन में निकल आएगा। के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गियासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाह का ज़माना देखा। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। तो हमें अमीर खुसरो का समय और फारसी के अच्छे ग्रंथकार, अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु हमें याद रखना है। तो इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1381 में हुई थी, 81। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, विनोदी का मतलब होता है हंसमुख टाइप की, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग से पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर सेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आ रहा है। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। एक तो कौन सी है? ठेठ खड़ी बोली, ठेठ जो खड़ी बोलचाल की भाषा थी वह पाई जाती है। पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक भी दिखाई देती है। इन गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम से संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेज़ों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहारित प्राकृत रूप की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न है। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसका इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो ने के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उनमिवी आई, झुकाई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की आवश्यक है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, वसिठ आदि रूप ईठ, इष्ट, इठ, ईठ, वसिठ, वशिष्ठ, विशिष्ट और वसीठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में
मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक गया था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। तो ये आपको देखो यहाँ पर जैसे कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। ऐसे प्रश्न इनको बना करके पूछ लिए जाते हैं कि यह कथन किसका है या ये कथन कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इनको आपको सभी को याद करना है, इसको ध्यान में रखना है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए था। नीचे खुसरो की पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए जाते हैं। तो देखिए ये अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, दोहे गीत हैं, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये इनकी जो है ये पहेलियाँ हैं। इसके अलावा दूसरी, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसके अलावा एक और है इसमें, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए। तो यहाँ पर इनके उत्तर दिए हुए हैं। एक थाल मोती से भरा, इसका है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, दिया और बाती जो दिया बत्ती होती है वह है। एक नार दो को ले बैठी, तो ये पाजामा है, पाजामा में जो नारा डलता है उसके बारे में। इसके अलावा अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, तो ये दर्पण है, शीशा, आईना। अब हम देखते हैं ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इसके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हैं, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा ज्यों पानी, चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोहे चंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। ये खुसरो की ही पंक्तियाँ हैं, ये आपको याद रखनी है। अब है नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। यानी कि यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, ये दोहे गीत हैं, कैसे हैं, बिल्कुल स्थानीय जो वहाँ की बोली थी वर्तमान समय की, उसमें यहाँ पर ये खुसरो ने लिखे हैं। क्या है, उज्जवल वरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भय एक रंग। अगला है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। तो दोस्तों कभी कभी पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि देखिए जैसे ये पंक्तियां हैं, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। तो ये पंक्तियां किस समय खुसरो ने लिखी थी, तो जब उनके गुरु मृत्यु शैया पर थे, तब वो ये पंक्तियाँ उन्होंने अपने गुरु के लिए ही लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं और पंक्तियाँ जो आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। पूरी पंक्तियाँ जितनी खुसरो की दी हुई हैं ये आप बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए नेट JRF के लिए। अब है, मोर जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगन मोहि डस डस जाए। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजिए अमीर। आगे इनकी पंक्तियां हैं जो पहले भी नेट JRF में पूछी गई हैं और ये पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं। तो क्या है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना, बनाए बतिया की ताबे हिजराम ना दारम ए जाम, ना लेहू काहे लगाए छतियाँ,
सवाने हिजराम दाराज चू जुल्फ व रोजे वसलत चूम उम्र कोता है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ठीक है, तो ये हुई अमीर खुसरो की पंक्तियाँ, और ये आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप इनको याद कर लीजिए, और यदि आपको याद नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इनको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। सभी पंक्तियाँ आपको याद करनी है। आज के लिए वीडियो इतना ही। आगे हम देखेंगे अगले कवि के बारे में और उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन आप इसी प्रकार से करते रहिए, घर पर पढ़िए, वीडियो देखिए, तो काफ़ी कुछ आपके प्रश्न जो है बहुत ही हल होंगे और आपको सुविधा भी मिलेगी, पेपर भी आपको आसान लगेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।